बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियां आते ही सबसे ज्यादा खौफ जो एक पाकिस्तानी अवाम में या एक खदशा पाया जाता है वो बेसिकली इस बात का होता है कि गर्मियों के साथ लोड शेडिंग का तोहफा मुफ्त में मिला करता है। इस बार गर्मियों में लोड शेडिंग किस हद तक होगी और पाकिस्तान के अवाम को क्या इस अजियत से दो चार होना पड़ेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है जो कि आज हम एक अहम मेहमान के सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि वो डैम्स जो 30-40 साल तक कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़े थे, अब वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 मई को मोहम्मद डैम की इनॉग्रेशन की गई और उसके बाद अब दियामीर भाषा डैम भी बनने जा रहा है, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गो अहेड दे दिया है। इसकी मुखालफत, शदीद मुखालफत इंडिया की तरफ से की गई और भारत कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे यहां डैम्स बने, क्योंकि जहां डैम्स बनेंगे वहां पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगी। ये खुद मुख्तारी भारत को हमेशा खटकती तो रही, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी ही तरफ हमारे पानियों के ऊपर डैम्स बनाता चला गया। इस खदशे को या ये जो एक तशवीश का इजहार किया गया भारत की तरफ से, इसको चीन ने भी रद्द कर दिया, पाकिस्तान ने भी रद्द कर दिया और अब पाकिस्तान एक बार फिर डैम्स बनाने की तरफ हमें गामजन नजर आ रहा है। लेकिन कुछ खदशात विद इन पाकिस्तान भी दियामीर भाषा डैम के हवाले से उठ रहे हैं। ये खदशात किस हद तक करेक्ट हैं, किस हद तक सही हैं, इनके अंदर वजन है या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। और मोहम्मद डैम कहां तक पहुंचा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आई नो यू आर अ बिजी मैन, आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन दियामीर भाषा डैम के बारे में जनरल साहब सबसे पहले बात करेंगे। इसके बारे में जो खदशात भारत की तरफ से बताए जा रहे थे, जिसको चीन ने भी रद्द कर दिया, पाकिस्तान ने भी रद्द कर दिया, आपकी नजर में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कोई वजन देगी? ये जो स्पेशली कंसिडरिंग कि भारत भी हमारे पानियों के ऊपर अपने डैम्स धड़ाधड़ बना रहा है और एक ऐसी लोकेशन के अंदर बना रहा है जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है। देखें, दियामीर भाषा के बारे में जो इंडियन ओपिनियन है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है। दियामीर भाषा जिस इलाके में हम बनाने जा रहे हैं वो दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इस पे हमारा हक है। तो उनकी रेलेवेंस आप इस चीज़ से देख लें कि जो वेस्टर्न रिवर्स है हमारे, जिन पे पाकिस्तान पे इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में राइट है, उसके ऊपर वो इलाका जहाँ पे इंडिया का एक गैर कानूनी कब्ज़ा है, उन्होंने इस इलाके को यूज़रअप किया हुआ जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है। वहाँ पे कम बेश उनके 100 डैम वो इलीगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जहाँ पे डिज़ाइन की वायलेशंस हैं, जहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस हैं, और देयर अबाउट मोर देन 50 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड द सेम नंबर इज़ जो उनके प्लानिंग में हैं। सो अब ये दो चीज़ें हैं मुख्तलिफ के जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, उसमें तो इंडिया इज़ बेसिकली वायलेटर सही ऑन मेनी काउंट्स। दूसरा ताल्लुक है कि जुरिस्डिक्शन, वी हैव नो डाउट अबाउट इट कि जीबी, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड इंडियन हेल्ड कश्मीर, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव अ बेसिक राइट टू डू एनीथिंग वी वांट टू डू, लेट अलोन द डैम्स और द वाटर। तो काबिज फोर्सेस किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठा सकती एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसका हक बनता है उस जगह पर। अच्छा, इसकी लैंड की एक्विजिशन, जरा पहले टेक्निकल बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सियासी बातों की तरफ भी थोड़ा सा आएंगे। इसकी लैंड की एक्विजिशन क्या एक चैलेंज थी चेयरमैन साहब, और इसका एग्जैक्ट महल वकूफ के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि आखिर ये दियामीर भाषा डैम किस जगह बन रहा है, कैसे उस जगह का तयन किया गया। देखिए, डैम बनाने के लिए 2-3 आपके फंडामेंटल इम्पेरेटिव्स होते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोलॉजी क्या है कि पानी का पैसेज वहाँ पे ओवर ईयर कितना होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। और पहले इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जाती हैं जो 1981-82 में शुरू हुई थी, मोनेंको स्टडीज़। जो आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं वो आपको 8 से 10 साइट्स को इंडिकेट करती हैं कि ये वो जगह हैं आपके इलाके में जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट है कि जब पाकिस्तान में जहाँ से पानी एंटर होता है इंडस का, उसके पीछे भी हालांकि इलाका इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, लेकिन अगर हमज़गुंड के इलाके से जहाँ से पाकिस्तान में ये इंडस एंटर करता है, वहाँ से लेके तरबेला तक जो जगह है जहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो अल्लाह का एक तोहफ़ा है पाकिस्तान को। ये 8000 फीट का एक ड्रॉप है।
तो जो वाटर हेड अवेलेबल होना चाहिए हाइड्रो पावर के लिए पाकिस्तान को अवेलेबल है, और कमो बेश इसके ऊपर हम 60,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन लगा सकते हैं, दोनों इकसाम के, जिसमें रन ऑफ रिवर्स भी शामिल हैं और वो जहाँ पे पानी की स्टोरेज भी शामिल है। तो द्यामिर बादशाह की जो साइट है वो 81-82 के बाद स्टडीज़ में आइडेंटिफाई हुई थी। उसके बाद एक प्रोसीजर के तहत यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इस पे 1988 में काम किया, और वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स ने इस फिजिबिलिटी को इंडोर्स किया और इसके डिज़ाइन को भी इंडोर्स किया कि यहाँ पे द बेस्ट डिज़ाइन इज़ RCC, रोलर कॉम्पैक्ट सीमेंट है। उसके बाद फिर इसकी स्टडीज़ हमने कराई 2004-06 में, न्यूयॉर्क स्टडीज़, जिसमें बिनी ग्रुप्स UK के थे और इसमें मोंटगोमरी हर्ट्ज़ भी शामिल थी। द रिकन्फर्म द टाइप ऑफ डैम्स एंड लोकेशन ऑफ डैम्स, एंड उसके बाद फिर लेमार एक जर्मन कंपनी ने इसका डिज़ाइन बनाया और उन्होंने भी इसको री इंडोर्स किया, एंड देन वी अगेन हैड अ एंडोर्समेंट बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। सही। तो इसकी साइट जो है देखें, यहाँ पे कम बेश 50 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना यहाँ से गुजरता है, राइट, और दैट्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये इसकी टोटल ग्रॉस कैपेसिटी इसकी 8.2 मिलियन एकड़ फीट है, और जो इसकी लाइव कैपेसिटी है वो 6.4 है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें खुदा का तोहफा ये भी है कि इस जगह पे हमें एक ऐसी रॉक अवेलेबल है बेस में जिसके ऊपर डैम का स्ट्रक्चर रेस्ट करेगा, विच इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल, दैट्स गॉड्स गिफ्ट टू पाकिस्तान। तो यहाँ की जो गॉर्ज है, यहाँ की जो जियोलॉजी है, यहाँ की जो हाइड्रोलॉजी है, दैट इज़ मोस्ट सूटेबल टू गो फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंग। आप इसकी जो लोकेशन है एक लिहाज से बड़ी यूज़फुल ये है कि आप इंडस कैस्केड में जहाँ शुरू करें तो शोक में आपके पास एक पोटेंशल है, फिर उसके बाद स्कर्दू में है, फिर तुंगस में है, फिर यलबू में है, फिर हारपो में है, फिर मुंजी में है, देन यू कम टू द्यामिर बादशाह। और द्यामिर बादशाह के नीचे डाउन स्ट्रीम दासू रन ऑफ रेवन विच इज़ ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड देन वी हैव 2 मोर लाइंड अप, वन इज़ ऑफ पटन एंड वन इज़ थाकोट। थाकोट की स्टडीज़ हमारी एडवांस स्टेज के ऊपर हैं, और थाकोट के नीचे आपको मालूम कि इट इज़ तरबेला, और तरबेला से फिर हमारी गाजी बरोथा एक ऑफ चैनल निकलती है जो कि 1450 मेगावाट प्रोड्यूस करती है, एंड देन वी हैव डाउन साउथ इज जना एंड चश्मा है। तो बड़ी यूजफुल साइट है। आपने तरबेला की बात की, इस द्यामिर बादशाह डैम के बारे में कहा जा रहा है कि ये तरबेला की जिंदगी को भी दवाम बख्शेगा, उसको आगे लेकर जाएगा, प्रोलॉन्ग करेगा। इज दैट ट्रू चेयरमैन साहब? इट्स वेरी ट्रू। देखें, जो दुनिया में जितने भी डैम्स हैं वहाँ सेडिमेंटेशन इम्पैक्ट होते हैं, और मेगा प्रोजेक्ट्स में सेडिमेंटेशन को निकालने की 2-3 टेक्निक्स हैं। ऑफकोर्स यू हैव द फ्लशिंग चैनल्स एंड यू हैव द लो लेवल आउटलेट्स, लेकिन उनसे जितनी भी सेडिमेंट्स फ्लश हो सकती है, निकल सकती है, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और पीरियड ऑफ टाइम जब सेडिमेंटेशन एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो प्रैक्टिकली उस डैम की इफादियत कम हो जाती है। तो इंडस जो है इट इज़ वन ऑफ द वेरी हाई सेडिमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे द्यामिर बादशाह के बनाने से जो हमारा इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट्स है वो तरबेला में बहुत कम हो जाएगा, और इसकी लाइफ 35 साल तक बढ़ जाएगी। और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम तरबेला की लाइफ तकरीबन चेयरमैन साहब कितनी होगी? वी कैन स्टिल गो फॉर 35 to 40 years। ठीक है, और इसके अंदर मजीद 35 साल का इजाफा हो जाएगा, यानी 70 साल तक हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, which is a huge thing। अच्छा, द्यामिर बादशाह के बारे में हमारे यहाँ स्पेशली क्योंकि आपने फरमाया कि 60,000 मेगावाट बिजली बना सकेगा, क्या ये द्यामिर बादशाह डैम ही बन जाए तो पाकिस्तान की पूरी रिक्वायरमेंट जो बिजली की है वो पूरी हो जाएगी? नहीं, 60,000 मेगावाट जो है पूरे इंडस कैस्केड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम शोक, स्कर्दू, गोइंग डाउन, बट दिस इटसेल्फ इज अबाउट, आप देखें 4,500 मेगावाट है, विच इज़ ह्यूज। और इसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ इट्स चीप इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी इंडस्ट्री के लिए उसको इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट हैव योर इंडस्ट्री competitive in the international market based on the power which you get from the IPPs। 16-17 रुपए की यूनिट लेके पे करके you can't make your industry more effective। So जो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी उसकी कीमत 3 रुपए से कम होगी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो पानी यहाँ पे मौजूद है उसकी ट्रेमेंडस आपको एडवांटेजेस हैं। सबसे उन एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वो एडवांटेजेस बड़े अहमियत के हामिल हैं और उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इस द्यामिर बादशाह के बनने की वजह से, लोग आएंगे, कंस्ट्रक्शन जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसके अंदर लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वो तकरीबन चेयरमैन साहब आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी होंगी? दिस इज सुपर मेगा प्रोजेक्ट। देखें, इसके 2 हिस्से हैं, इसको 8 साल बनने में लगेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नो नेक्स्ट 8 years
آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کم از کم 16,000 امپلائمنٹ جابس ہوں گی جو واپڈا بھی امپلائی کرے گی, جو کمپنیز ہیں سول انجینئرنگ وہ کریں گی, E&M کمپنیز کریں گی. اس میں آپ کو سوشل اپ گریڈیشن ورک ہے, لائک وی آر اسپینڈنگ اباؤٹ 78 بلین روپیز آف دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دیٹ ایریا. اس پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہوگی. تو امیجن کریں ان دا ایریاز ونس یو ہیو ان امپلائمنٹ ان دا کنٹری, یو آر امپیکٹڈ بائی کرونا, اس وقت میں آپ ایسا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس سے 16-17 ہزار آپ کو جاب یہاں پہ ملیں گے. 78 ارب روپے آپ ادھر کی اپلفٹ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوں گے. اچھا, ایک بڑا مسئلہ دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں شروع میں تھا کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں, اس کو فنڈ کیسے کیا جائے. اتنے بڑی رقم اور اتنی خطیر رقم پاکستان کے لیے نکالنا کسی بھی جگہ سے بڑی مشکل اور ناممکن ہو جائے گی. اب اس کی فنڈنگ کے بارے میں کیا کیا گیا چیئرمین صاحب, کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا؟ دیکھیں جو اسٹریٹجیز ہے نا کہ آج کل ٹائمز ہیو گون پاسٹ دیٹ یو کانٹ اسپینڈ دا منی آف دا شیلف, یو ہیو ٹو ہیو اے انوویٹو فائنینشیل ماڈل ٹو ڈو دس. پاکستان کی جو ایشوز تھے, فائنینشیل کرنچ تھا ہمارے اوپر, ابھی بھی ہے. تو ہمارا ماڈل کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو منیمم چپ ان کرنا پڑے بیکاز آف آبویس ڈیفیکلٹیز جو ہے فائنینشیل کی. اس میں 30% وہ ان پٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوگی, 70% کے ہمارے پاس ماڈلز ہیں. اس ماڈلز کے آگے 3-4 کمپوننٹس ہیں, فردر کمپوننٹس ہیں. ایک بہت بڑا کمپوننٹ اس کا واپڈا کی ایکوٹی کا ہے. اس میں واپڈا کم و بیش 100 بلین روپیز ڈالے گی اگلے 8 سالوں میں ان ٹو دا پروجیکٹ. دیکھیں واپڈا الحمدللہ اس وقت پاکستان کی ایک ایسی پبلک اینٹی ہے وچ ہیز ڈن بائی اٹ ہیز بین انٹرنیشنل کریڈٹ اس کی ہو چکی ہے. 3 کمپنیز نے کی ہے, موڈی نے کی ہے, SNP نے کی ہے اور فش نے کی ہے. ہمارا اینول ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اباؤٹ 165 بلین روپیز کا. سو واپڈا کی ایکوٹی از اے میجر پارٹ آف اٹ. دا سیکنڈ پارٹ از کچھ ہمیں فارن کرنسی جو کمپوننٹ ہے اس کو ہمیں کمرشل فائنینسنگ کرنی پڑے گی. اینڈ دا تھرڈ پارٹ از جس کو ہم پار جنریشن میں لے کے آئیں گے, دیٹ از تھرو اسپرائٹ کریڈٹس. وی آر ان ویری گڈ پوزیشن کہ اب 1-2 سال جب ہمارا پروجیکٹ یہاں سے آگے چلا جائے گا تو اسپرائٹ کریڈٹس کی بیسس پہ ہم اس کی بڈنگ کریں گے اور پار جنریشن وہاں سے ہوگی. اینڈ دیٹ منی آف کورس ول بی ایبل ٹو ریٹرن ان نیکسٹ 20 to 30 ایئرس ٹائم. تو دس از دا بیسٹ ماڈل ان اے کنٹری لائک آز جہاں پہ آپ کو فائنینشیل کے ایشوز بھی ہیں اور لانگ ٹرم میں آپ نے پلان کر کے لے کے جانا ہے. تو دس الحمدللہ از بینگ اے سکسیسفل ماڈل. رائٹ. اچھا چیئرمین صاحب, لوگوں کو بھی مجھے بھی ایک بات جو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوا کرتے تھے. انہوں نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے مل کر ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا جو کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے انڈر آتا ہے. اب ڈیم بننے لگا ہے تو کیا ڈیم فنڈ استعمال ہوگا یا نہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں ثاقب نثار صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ 2018 میں جب سپریم کورٹ نے اس پانی کی جو کمی ہے پاکستان میں اس ایشو کو لیا سپریم کورٹ نے, اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک پولیٹیکل کنسنسس ملک میں نہیں ہوتا کالا باغ کے اوپر تو ہمیں ایک ایسا پروجیکٹ بنانا چاہیے جو پاکستان کی ضروریات کو پورا کرے. اور یہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے ہی ہمیں وہاں پہ کچھ لیگل مسائل تھے جو حل کرنے میں مدد ملی, ان کی پیٹرنیج ملی اور گورنمنٹ نے ہمیں فلی سپورٹ کیا. اب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر نے اس وقت کال دی تھی اس پہ لوگوں نے رسپونڈ کیا اور ہمارے پاس کم و بیش 13 بلین روپیز اس کا آ چکا ہے. گڈ تھنگ از دیٹ منی اب ہمارا سپریم کورٹ کے امبریلا میں اٹ از انویسٹڈ انڈر دا گورنمنٹ آف پاکستان اسکیمس, اور اس پیسے کو وی آر ناٹ یوزنگ ایز آف ناؤ. اس کا ہم آج 60 سال بعد جب ٹرمینل سٹیج آف دا پروجیکٹ ہوگی اس وقت استعمال کریں گے تاکہ مین وائل جب اس میں انڈکشن بھی ہوتی رہتی ہے اٹ کیپس کمنگ ان, سو اٹ ول کنٹینیو ٹو گرو. But that's a guaranteed money available with the government of Pakistan to be used later on the project. جو کہ آخر میں استعمال ہوگی. میں دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہوں گی چیئرمین صاحب, لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت سارے اور ایسی چیزیں ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کے ساتھ جڑی ہوئی جو شاید میں اور آپ تو نہ سوچ سکیں. ہم لوگ شاید اس کو بجلی کے بنانے کے ایک پروجیکٹ کے طور پہ, پانی سیو کرنے کے ایک پروجیکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, لیکن اس سے خوشحالی کس حد تک آ سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور یہ معاملہ صرف بھارت کو نہیں کھٹک رہا تھا بلکہ کچھ سیاسی اختلافات کہہ لیجئے یا کوئی اور چیز کا نام دینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, یہاں بھی کچھ نہ کچھ خدشات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چیئرمین صاحب, دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی ہے, بہت سارے سیاسی مخالفین بھی ہیں اس کے. پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ غالباً سندھ کی زمین کے لیے یہ پانی جو یہاں دیامیر بھاشا ڈیم کے اندر جمع ہو جائے گا
یہ شاید اس کے لیے خطرناک ہوگا, یا کاشت کے لیے پرابلم ہوگی, یا پانی کم پڑ جائے گا سندھ کے اندر, یہ صرف پنجاب کو یا جی بی کو یا پھر چائنا کو مدد کرے گا؟ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ پرسیپشن کی بات ہے. آپ کو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو پانی کی کمی ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہے. بالکل. تو واٹر مینجمنٹ سسٹم ہمارے جتنے بھی ہیں ہم نے کنسیو کیے ہوئے جو کر رہے ہیں, ان کا فوکس یہ ہے کہ سندھ میں پانی کی کمی کو کیسے کم کیا جائے. تو میں آپ کو ذرا سندھ کے کانٹیکس میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ اف یو آر فیملیئر کو جو سندھ ریور اوپر جو کوٹری براج ہے وہاں سے لے کے اگر آپ سمندر تک جائیں تو کم و بیش 174 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اب پانی جو اویلیبلٹی پاکستان میں دو اس کے ایشو ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پانی اویلیبل ہے اس کے کافی بڑے پارٹ کا اوریجن پاکستان کی ابھی جو فی الحال سرحدیں ان سے باہر ہے, اور وہاں جو قابض ہے ملک اس سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں, وہ آپ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. صحیح. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پانی جو اویلیبلٹی ہے وہ سیزنیلٹی کا اس میں اینگل ہے کہ آپ کو سال میں 80 سے 90 دن پانی ملتا ہے, باقی دن پانی نہیں ملتا ہے, اور اس سے سب زیادہ ایفیکٹ سندھ کے علاقے میں ہوتا ہے. اور کوٹری ڈاؤن ساؤتھ پانی کی اویلیبلٹی 80 سے 90 دن میں تو ہوتی ہے, لیکن باقی جو 9 مہینے اس میں پانی اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو جو بھی ہم یہ سٹرکچر یہاں پہ بنا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پانی کی اویلیبلٹی جو آپ کے 9 مہینوں نہیں ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کسی گھر کی مثال لے لیں, آپ مجھے کوئی گھر آج بتا دیں جس کے اوپر پانی کا ٹینک نہیں ہے. ضرورت ہے, بیکاز although you have a running water on the pipe, on the tape, but you still need to have a tank. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پانی کی ٹینکی بن رہی ہے. ٹینک اب بن رہی ہے جو کہ بیسیکلی سندھ کے لیے سب سے زیادہ یوٹیلیٹی ہے. اسی پانی سے ہم انشور کریں گے کہ سندھ کو ڈاؤن ساؤتھ کوٹری راؤنڈ دا ایئر پانی اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ سندھ براج آن ریور انڈس, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کوٹری سے لے کے براج جو کہ سندھ میں ریور اور سمندر کے کانفلوئنس سے تقریباً 30 کلومیٹر اپ اسٹریم ہوگا, یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی لیک بنے گی, اور اس کی کنسٹرکشن کے بعد پہلے سال میں آپ کو فریش واٹر سندھ میں اویلیبل ہوگا. اور دوسری ایڈوانٹیج سندھ براج کی یہ ہے کہ جو ابھی پریزنٹلی سی انٹروژن ہوتی ہے, جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو سی انٹروژن کر کے پانی ریور انڈس میں آتا ہے, اور تقریباً 100 کلومیٹر اپ اسٹریم آ چکا ہے. اس سے کم و بیش 1.2 ملین لوگ جو ہے وہاں پہ مائگریٹ کر گئے, وہاں پہ ایکوفائر خراب ہو چکا ہے, اور وہاں پہ ان کی ایگریکلچر سمندر زمین کھا رہا ہے. تو سندھ کے بارے میں جو بات چیت کی جاتی ہے وہ خدشات فیکچولی ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. میں بڑا مشکور ہوں سندھ گورنمنٹ کا اور سندھ کے لوگوں کا کہ سندھ براج بنانے میں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ ولنگ جب یہ دیامر بادشاہ ان پلیس ہوگا تو سندھ کے پانی کی جتنی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. رائٹ. اچھا, ہمارے یہاں ہر سال بالخصوص 2010 کے سپر فلڈ کے بعد ہر سال ہی مانسون کے سیزن میں ہم بہت بڑی تعداد کے اندر نقصان دیکھتے ہیں ان فلڈز کی وجہ سے, ان سیلابوں کی وجہ سے. کیا دیامر بھاشا ڈیم سیلاب سے بچنے میں کوئی مدد دے سکتا ہے یا نہیں؟ پریونٹس. دیکھیں جتنے ڈیمز ہیں ان کے ملٹی پرپز ڈیمز میں آف کورس واٹر سٹوریج ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے, دوسری پاور جنریشن ہے, اور تیسری سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے فلڈ میٹیگیشن کی. محمد پہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. محمد ول ہیلپ اس ٹو میٹیگیٹ دا فلڈس ان چارسدہ مردان ویلی, اور اسی طریقے سے جو ہمارا دیامر بادشاہ ہے, آپ امیجن کریں کہ 8.2 ملین ایکڑ فٹ پانی وہاں پہ رکا ہوا ہوگا, اینڈ دین یو ہیو آلریڈی تھریبیلا دیئر. تو دس از گوئنگ ٹو سیو یو فرام دا فلڈس, اور آپ کی کم و بیش 23 سے 24 بلین روپیز اینول اس میں آپ کی سیونگ ہوگی جو فلڈ میں آپ کی ویسٹیج ہوتی ہے آلموسٹ ایوری ایئر. رائٹ. اچھا, لیکن چیئرمین صاحب ایک دوسرا تھاٹ ہے, ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ سیلاب تو زمین کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زرخیزی پیدا کرتے ہیں. پھر وہ اس بات کے بھی حق میں نہیں ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں, بڑے بڑے ڈیمز کی بجائے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں, وہ زیادہ کارآمد ہوں گے ان کے حساب سے. میں اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہی ہوں. پلس وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ ایکوفائرز کو ایک بار پھر سے ریچارج کرتا ہے, تو سیلاب بھی ضروری ہے. کیا پاکستان کے تناظر میں یہ تھیوری کارآمد ثابت ہوگی, یا آپ کی نظر میں بڑے ڈیمز ہی سلوشن ہے؟ دیکھیں یہ اٹ ڈپینڈز ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا ایشو. ویئر آئی ایگری اس کی پانی کی جو شارٹیجز کا امپیکٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ سسٹم چاہیے, دوسری چیز ہے آپ کو کنزرویشن چاہیے, تیسری چیز ہے آپ کو اسٹوریج چاہیے. تو اسٹوریج alone is not an issue of the entire water hose what we have.
स्टोरेज आपको पानी अवेलेबल करेगी उस वक्त में जब पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक ह्यूज क्वांटिटी है जो हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो हम ज़ाया करते हैं अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस में। हमारी कैनाल लाइन नहीं है, हमारी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बड़ी प्रिमिटिव हैं, हम सीड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर एकड़ आपकी प्रोडक्शन वो कम है। आप साइंस के साथ आपका इंटरफेस टेक्नोलॉजी आपकी एग्रीकल्चर की रिलेटिवली बहुत कम है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको इसके साथ कंफ्यूज ना किया जाए कि वाटर स्टोरेज अलोन इज़ एन इशू ऑफ द प्रॉब्लम। आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको इफेक्टिव करने पड़ेंगे, आपको अपनी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी शुरू करनी पड़ेंगी। लेकिन जब पानी आपके पास है और आपके पास 104 मिलियन एकड़ फीट पानी को कैरी करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होकर 96 मिलियन एकड़ फीट पे आ चुका है। अब जब जामिर बादशाह इन प्लेस होगा, अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में 12 मिलियन एकड़ फीट पानी की कमी है तो ये 6 पे आ जाएगी। अब जब 6 पे आएगी तो 50% आपकी रिडक्शन कम हो जाएगी। जब पानी आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होगा, आपके पास स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर में पानी आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे भी आपका एक्वाफर ही रिचार्ज होगा। तो इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म आइदर दिस एंड दैट, यू हैव टू हैव अ वेरी कम्प्रिहेंसिव ओवरऑल स्ट्रेटजी टू मैनेज योर वाटर रिसोर्सेज। सही है। अच्छा, एक और जो सवाल उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि अगर पानी अपस्ट्रीम रोक दिया गया तो समंदर के अंदर जितना पानी फेंका जाता है वो उतना नहीं फेंका जाएगा, फिर समंदर ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, या दयामीर भाषा डैम किसी तरीके से इसको इम्पैक्ट तो नहीं करेगा? ये दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर कि हम कंकरेंटली 2 काम कर रहे हैं कि हम लोग सिंध बराज जो बना रहे हैं उसका बुनियादी मकसद सी इंट्रूजन रोकने का है, और उसके बाद हमारी जो फ्रेश वाटर अवेलेबल होगी दैट विल इंश्योर कि जो सी इंट्रूजन है वो सिंध को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राइट। अच्छा, यहाँ फूड सिक्योरिटी का सवाल भी आता है। जो एडवोकेट्स हैं बड़े बड़े डैम्स के, वो ये कहा करते हैं कि बड़े डैम होने की वजह से जो हमारा मुल्क है इसके अंदर ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास क्रॉप्स पैदा करने के लिए पानी मौजूद होगा। क्या वाकई में एक दयामीर भाषा डैम के ऐड होने से हमारी फूड सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? ट्रिमेंडसली। देखिए, मैंने कहा कि 1.23 बिलियन एकड़ जो लैंड है उसको पानी मिलेगा, और आपको जो एग्रीकल्चर बेनिफिट्स इसके हैं वो कम व बेश $1.2 बिलियन एनुअल इससे होंगे। देखें, आपके छोटे डैम बनाना बहुत अच्छा है, वो आपकी नीड्स पूरी करते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्री को अपने डेवलप कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपको मेगा डैम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उस लाइन को क्रॉस करने के लिए जब तक आप मेगा डैम्स नहीं बनाएंगे आपकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान में ज़मीन मौजूद है, पाकिस्तान में पानी मौजूद है इफ़ यू मैनेज इट करेक्टली, पाकिस्तान में एबल फार्मर्स हैं, पाकिस्तान में सूरज मौजूद है, पाकिस्तान में हवा मौजूद है जिससे आप रीन्यूएबल पैदा कर सकते हैं। रिसोर्सेज तो सब हैं, हमें एक इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए और हमने अपने वसाइल को कंसोलिडेट करके इस तरह इफेक्टिवली मोबिलाइज कर रहे हैं कि हम इनको इस्तेमाल करके मुल्क को जो है एक नई नहज पे ले जाएं। राइट। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने मोहम्मद डैम का जिक्र किया, मुझे याद पड़ता है मई 2019 के अंदर एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई थी जिसके अंदर ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, आप भी थे, आर्मी चीफ भी थे। ऐसी पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर हमें लगा कि शायद अब इस मोहम्मद डैम के बाद पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। ये मोहम्मद डैम पहुंचा कहाँ तक है? क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया, क्या उसकी वजह से काम हैम्पर हुआ, क्या रुका कुछ? देखिए, मोहम्मद डैम ज़ाहिरन हो सकता है आपको इतना बड़ा डैम ना लगता हो, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये रिवर स्वात के ऊपर है, और ये आके कन्फ्रेंस होता है रिवर सवात का काबुल के साथ, ये कहीं चारसादा के इलाके में। मोहम्मद पे डैम बनाने की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये वहाँ पे पानी स्टोर करेगा 1.2 बिलियन एकड़ फीट, जो कि आपकी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एडवांटेज है कि आपको ये चीप एनर्जी 800 मेगावाट की देता है। तीसरी एडवांटेज है कि जहाँ पे अक्सर पेशतर ये इलाका बड़ा फ्लड प्रोन है, चारसादा, मर्दान, नौशारा वैलीज पे, तो जितने फ्लड्स हैं उसको मिटिगेट करेगा। और चौथी चीज़ ये है कि ये दिस विल बी प्रोवाइडिंग अ ड्रिंकिंग वाटर टू पेशावर फॉर सो मेनी 100 ईयर्स। और 16-17 हज़ार एकड़ ज़मीन वहाँ पे इस इलाके में मौजूद है जहाँ पे इरीगेशन भी होगी। बट अंदाज़ा करें कि ना प्लेस लाइक मोहम्मद, दिस प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड समवेयर इन 60s, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से भी ताख़ीर का शिकार था। उसमें कोई लिटिगेशन केसेस थे, इसके लिए फाइनेंसेस का अरेंजमेंट करना था, इसका डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाया गया, इसके लिए सारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल किए गए, और अल्लाह विलिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट ईयर मई में इस पर काम शुरू हुआ।
एंड यू विल बी ग्लैड टू हेयर कि जो हमारी पेस ऑफ वर्क है डिस्पाइट कोरोना वी आर ऑन टारगेट। और हमने वहाँ पे जो निज़ाम किया है कि हम शाम में रात को भी काम करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे अल्लाह करेगा हमें इस कोरोना की आफत से हमारी जान छूटेगी। दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट टू सम डिग्री बट डेफिनेटली वी आर ऑन ट्रैक। कब तक कंप्लीट होता हुआ देखेंगे हम? जी हमारा इनिशियल प्लान ये है कि जो इसकी फर्स्ट यूनिट है वी वांट दिस टू बी ऑपरेटिव बाय एंड ऑफ 2024। सही, ठीक है इंशाल्लाह। और उसके बाद 25 को जो फ्लड सीजन है उससे पहले इसकी बाकी यूनिट्स भी सारी ऑपरेटिव हो जाएंगे। वंडरफुल। ये जो डैम्स की हम बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब, इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने बात कर ली कि पंजाब को फ़ायदा होगा, सिंध को फ़ायदा होगा दियामीर बादशाह डैम से, मोहम्मद से KPK को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान का सवाल बड़ा अहम है और बड़ा पर्टिनेंट भी है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत वास्ट ज़मीन है, बड़ी अच्छी और ज़रखेज़ ज़मीन है, उनके लोगों की तरह बहुत ही खूबसूरत ज़मीन है, उसको कैसे सैराब किया? हाँ देखिए, बलूचिस्तान जो है ना हमारी इस वक्त प्रायोरिटी वन है पानी के हवाले से। बलूचिस्तान को हम एक बड़े इंटीग्रेटेड प्लान के साथ हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि जो कच्ची कनाल का मंसूबा वो 10-15 साल से ताख़ीर का शिकार था, उसको उसके फ़ेज़ 1 को हमने ऑपरेटिव कर दिया है। तो हम वहाँ पे पानी लेके गए 353 किलोमीटर के कनाल में और 72,000 एकड़ के लिए पानी वहाँ पे मौजूद है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर काम करके कमोबेश 50% के लिए वहाँ पे कमांड एरिया डेवलप कर रही है, बाकी वो काम कर रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि जस्ट अबाउट 2 मंथ्स बिफोर अब इसकी जो रिमेनिंग वर्क्स हैं जिसमें हम 30,000 एकड़ और ज़मीन ऐड करेंगे उसकी अप्रूवल हो चुकी है। तो अल्लाह विलिंग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स हमारी सेकंड फेज़ जब जाती है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस इलाके में जहाँ पे जलमक्सी के, डेरा बख्ती के, सूई के इलाके में वहाँ पानी अवेलेबल होगा 1 लाख एकड़ ज़मीन के लिए। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो प्रायोरिटी में नौलोंग डैम है वो भी स्टक था फॉर मैनी ईयर्स, उसके लिए हमने फंडिंग अरेंजमेंट कर ली है इन कंसल्टेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वाबडा इटसेल्फ। और कुछ पार्ट है जो कमांड एरिया का बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी। नौलोंग एरिया जो है वो मोला रिवर पे बनेगा ये, और दिस विल बी वेरी यूज़फुल, दैट इज़ ऑन टारगेट और उस पर हम नेक्स्ट ईयर इस पर काम शुरू कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये इंशाल्लाह दियामीर बादशाह से पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो सिंध से आप जब ये गुद्दू में पहुँचते हैं तो वहाँ से पट फीडर में भी सिंध के बलूचिस्तान के इलाके में पानी जाता है। तो समझने की बात यह है कि पानी की अवेलेबिलिटी जितनी आपकी ज़्यादा होगी तो जो 1991 का एक रिकॉर्ड है, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है बिटवीन द प्रोविंसेस, उसके मुताबिक बलूचिस्तान डेफिनेटली विल बेनिफिट। राइट। अब मैं बलूचिस्तान के हवाले से एक आधा और सवाल भी पूछूंगी, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन वाबदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जितने भी आपके सवालात हैं पानी के हवाले से, पावर की तरफ भी आएंगे, वो पूछ सकें। स्टे ट्यून्ड, आफ्टर ब्रेक विल डिस्कस फर्दर मोर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बलूचिस्तान के हवाले से एक और अहम सवाल करूंगी, और वो इसलिए कि ये सवाल जो मैं करने जा रही हूँ ये बलूचिस्तान के हर शहरी के दिल में है। जान साहब, ये तमाम प्रोजेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये वो शहरी जो गवादर के अंदर पानी के लिए तरसता है, या वो शहरी जो कि कोयटा के अंदर तेजी से पानी की किल्लत को बढ़ता हुआ देख रहा है, क्या उसके मसाइल को हल कर पाएगा? क्या पानी की अवेलेबिलिटी इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बलूचिस्तान में हो पाएगी? देखिए अनिका, बात यह है कि ये जो प्रोसेसेस है नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए देयर आर कंटिन्यूस प्रोसेसेस, और वाटर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है नेशनल सिक्योरिटी का। सही। आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ती है, इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है, तो आपकी एनर्जी नीड्स हर साल 7 से 8% बढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स कोरोना के बाद इम्पैक्ट होगा एंड डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली कैन वी रीअलाइन द इंडस्ट्री। ये ज़रूरियात तो बढ़ती रहेंगी। हमें ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको, जैसे पहले मैंने कहा कि कंटिन्यूस प्रोसेस में इनको लेके जाना पड़ेगा आगे। और ये पानी की कमी जो बलूचिस्तान में है वो सिर्फ स्टोरेजेस बनाने से पूरी नहीं होगी, उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैसे पहले मैंने कहा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक होना चाहिए। सही। आपकी कंसोलिडेशन होनी चाहिए कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ की। फॉर एग्जांपल, जितनी एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है बलूचिस्तान में ट्यूबवेल से अंडरग्राउंड एक्वाफायर की, अगर हम कॉन्सेप्ट ये पानी कच्ची कनाल में हम आगे लेके जाते हैं या पट फीडर से पानी इनको मिलता है आगे, तो सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी से उनकी रिलायंस कम हो जाती है। सही। तो आपको वाटर एक्सट्रैक्शन कम करने की ज़रूरत है। आपको जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज़ हैं, आपको पानी स्टोर करने की ज़रूरत है। जो बारिशें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-7 साल से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉजिटिविटी ये है कि बारिशों के पैटर्न भी चेंज हुआ है और इनकी इंटेंसिटी भी चेंज हुई है।
तो जो पूरा सिस्टम ओल्ड सिस्टम चेक डैम्स का है उसको अगर हम री ऑपरेट करें से बलूचिस्तान में तो वी कैन रियली मैनेज दिस। तो इट इज़ स्टोरेज ऑफ वाटर, इसके साथ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज है, इंटीग्रेशन है, और सबसे बड़ा सवाल है गवर्नेंस का। जो आपकी गवर्नेंस इंप्रूव होगी आपके मसाइल कम होंगे। परफेक्ट। अच्छा, दूसरी तरफ पावर शॉर्टेज है, जो मैंने बिल्कुल अपने इब्तदाइये के अंदर बात की थी कि लोगों को एक बड़ा डर होता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो लोड शेडिंग होनी है। क्या इस साल भी हम लोड शेडिंग देखेंगे, और ये जो डैम्स बनेंगे इससे क्या बतदरीज लोड शेडिंग की दौरानिए के अंदर कमी आती रहेगी? लेकिन 3 पार्ट हैं जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, मोहम्मद, दासू एंड अल्लाह विलिंग ध्यामिर बादशाह, इनका इम्पैक्ट तो आपको 3 से 4 साल बाद पता चलेगा। सही। लेकिन मेरी टीम ने पिछले 2 साल मेहनत करके हमने 4 प्रोजेक्ट्स 3 ऐसे मुकम्मल किए हैं जिन्होंने कमोबेश 2500 मेगावाट बिजली की एडिशन की है, वो चीप है, जिसमें नीलम जेलम है, जिसमें तरबेला 4 है, गोलन गोल है। आज आपने शायद मीडिया पे फॉलो किया हो कि नीलम जेलम ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, 8 बिलियन यूनिट्स जो है उन्होंने इसकी प्रोड्यूस की हैं। दैट्स अबाउट 80 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू इन ईयर है। अब समझने की बात यह है कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल बने बिकॉज उनके टाइम ज़्यादा लगा, उन पे पैसा ज़्यादा लगा, उनके डिज़ाइंस में इशू थे, सुपरविजन में इशूज़ थे, मैनेजमेंट में इशू थे। Neelam Jhelum is one such example which was on the target of criticism for a long time. टर्बाइंस का मसला भी हुआ था इसमें ऑफ कोर्स इसके टाइम ओवररन हुआ, कास्ट ओवर। अब पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट मुझे 50 to 60 बिलियन रेवेन्यू देता है और अपनी इसकी कैपेसिटी जिस पे डिज़ाइन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इस तरवेला वो भी अपनी 6 बिलियन से ज़्यादा अपनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुका है। तो इसकी वजह से एक तो हमारी सेविंग होती है जब आप 2500 मेगावाट हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज़ इन ल्यू ऑफ 2500 मेगावाट जो आप फ्यूल से करते हैं। राइट। तो दैट्स अ ग्रेट सेविंग फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि फ्यूल बड़ा महंगा होता था पहले, अब तो सस्ता हुआ है। लेकिन आपकी रिलायंस यूँ हाइड्रो पावर पे आती चली जाएगी, आपको उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ लोड शेडिंग, लेकिन लोड शेडिंग के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एक चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम है वो एफिशिएंट होने चाहिए और वहाँ पे आपके लॉसेस कम होने चाहिए, आपके थेफ्ट कम होने चाहिए। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो इस पे काम कर रही है, तो होपफुली इस साल पहले से सिचुएशन बेहतर होगी। राइट। अच्छा जयमन साहब, आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि 40 साल से ध्यामिर भाषा डैम पड़ा हुआ था, 60 की दहाई से मोहम्मद डैम की बात चल रही थी, इतने अरसे से ये डैम्स जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए थे, नहीं काम चल पा रहा था, कोई मसला होगा यकीनन, कोई तो मिसिंग लिंक होगा। आप आए हैं, सारे मामला तेज़ी से चलना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस जो कि आपने आकर क्रिएट किया जो इससे पहले मामला बड़े सुसरवी का शिकार थे? मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो जी जो टीम है वापडा की उनको, और पॉलिटिकल विल जो गवर्नमेंट की उसको, और मेरे लोगों ने बैठ के देखें इसमें मसाइल क्या थे। एक मसला ये था कि हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जो स्टाल्ड थे, उन पे काम रुका हुआ था, कैश फ्लोज ड्राई अप हो गए थे और कॉन्ट्रैक्टर्स की कुछ मैनिपुलेशन थी, हमारी सुपरविजन मैनेजमेंट भी शायद इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो पहले तो वी सेट डाउन एज अ टीम एंड वी मेड अ प्लान कि हमें 3 टियर स्ट्रेटजी हमने ये बनाई कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स स्टाल्ड हैं उनको कैसे रीइनविगरेट किया जाए, वो मुकम्मल हुए, जिनका मैंने जिक्र किया। इसमें नीलम जेलम भी है, तरबेला 4 है, गोलन गोल है, कच्ची कनाल है। दूसरा तो हमारे लिए इम्पेरेटिव ये था कि हमारे पास अभी सेल्फ रिलायंट फाइनेंशियल मॉडल होने चाहिए। तो वो मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ा था कि जब हमने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा। उसके बढ़ने के बाद अपने फाइनेंशियल जो सिस्टम्स प्रिवेलिंग्स हैं उनको हमने फाइन ट्यून किया। हमने कॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया इनटू द वापडा, एंड आई हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स अवेलेबल इन वापडा, वी हैव वेरी गुड यंग एंड एक्सपीरियंस टीम। उन्हीं पे बेस करके वी थ्रू अप सेल्फ हमने अपने आप को पेश किया इंटरनेशनल मार्केट में कि फॉर द इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। उससे ये हुआ कि जब दुनिया की ये तीनों कंपनी ने हमें इंटरनेशनल रेटिंग की है तो जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे आर मोर देन विलिंग टू सपोर्ट अस। कमर्शियल फाइनेंसिंग में एडवांटेज हो चुकी है, और मैं पॉलिटिकल विल को इसको क्रेडिट दूंगा ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नेंस सिस्टम को दूंगा, और बहुत ज़्यादा जो मेरी अपनी टीम के लोग हैं जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं,
اینڈ above all I think اللہ کی بڑی مدد ہے اور میں بہت مشکور ہوں اس کا. رائٹ, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین ریٹائرڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین وابڈا. ہم نے پوری کوشش کی کہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کو ہم جنرل صاحب کے سامنے رکھ سکیں, اور وابڈا کا جو کام ہے کب تک کمپلیٹ ہوگا اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آنے والی جنگیں دنیا کے اندر کسی اور معاملے پہ نہیں بلکہ پانی کے حوالے سے ہوں گی, اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہم بھارت کے رویے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تو وہ سینکڑوں کے حساب سے ڈیمز بنائی چلا جا رہا ہے, اور ہمارے ایک ڈیم کے اوپر بھی ان کو چبھن اٹھتی ہے. ایسے میں پاکستان کی سالمیت کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بات بڑی ہی ضروری ہے کہ ہم ڈیمز بنانے کی طرف توجہ دیں, کیونکہ ڈیمز نہ صرف پینے کا پانی اور کاشت کے لیے پانی مہیا کرتا ہے بلکہ بجلی کی پیداوار کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشت نہیں ہو پاتی, جہاں ہمارے جیسا ملک جہاں بجلی کی قلت ہے وہاں تو ہائیڈل انرجی اور ڈیمز کا ہونا ویسے ہی بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تمام کے تمام صوبوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور بڑھتی ہوئی پانی کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہی ایک سب سے بڑا حل ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان ہمیشہ خود مختار رہے, کیونکہ ذرا اندازہ کریے وہ تیل جو ہم باہر سے منگواتے ہیں, جو ہم درآمد کرتے ہیں, وہ پاکستان کے امپورٹ بل کا تقریباً 80% بنتا ہے, اور یہ ایک بہت خطیر رقم ہے جو پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے. اگر بیشتر بجلی پاکستان میں بننا شروع ہو جائے ہائیڈل انرجی کے ذریعے تو یہ بل جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر بھی کمی آئے گی, اور میرے اور آپ کے بجلی کے بل کے اندر بھی کمی آئے گی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا اور آگے بڑھتا رہے. اللہ حافظ و ناصر.